Hello everyone, this is Shailesh Kumar Mishra, your science mentor, and I welcome you all to my channel of Daivik Gurukul. तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे क्लास 10th के केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था अबाउट फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट केमिकल रिएक्शंस। सो ऑल ऑफ यू गेट रेडी, टेक आउट योर कॉपी एंड पेन, ताकि जो भी मैं बोर्ड पे लिखूं आप उसको कॉपी कर सके। तो सबको अपने कॉपी में हेडिंग डालेंगे, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख दे रहा हूं कि केमिकल रिएक्शन किसको कहा जाता है। द रिएक्शन इन विच a new substance is formed with new chemical composition and properties is called a chemical reaction। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था अबाउट फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। उस वीडियो के लास्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि केमिकल चेंजेस आर कॉज्ड ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। मतलब अगर किसी भी चेंज को केमिकल चेंज कहा जाता है, दैट मींस वहां पे कोई ना कोई रिएक्शन हो रहा है जिसके कारण एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए उस चेंज को केमिकल चेंज कहा जाता है। तो उसी टॉपिक से आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, दैट इज केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन किसको कहा जाता है? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है विथ न्यू केमिकल कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। उसी रिएक्शन को हम लोग टर्म किए हैं केमिकल रिएक्शन। तो जब भी आप डेफिनेशन लिखेंगे रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का, द रिएक्शन इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड with new chemical composition and properties is called chemical reaction। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। अब यहां पे दो चीज आपको ध्यान देना होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक ऐसा सब्सटेंस है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो एक ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम लोग रिएक्टेंट के नाम से जानते हैं, और एक ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के बाद प्रोड्यूस बने उसको हम लोग प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का डेफिनेशन को नोट डाउन कर लें। तो रिएक्टेंट का डेफिनेशन क्या होता है? द सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट इन द अबव रिएक्शन। ये जो रिएक्शन लिखा है मैंने बोर्ड पे, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? आपका रिएक्टेंट का काम करेगा। ठीक है, जो नेक्स्ट होता है हमारे पास टर्म, वो है आपका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे इस रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बना? वाटर बना, तो वाटर इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे? द सब्सटेंस विच इज formed during chemical
reaction is called product. एक ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के समय बने उसी को हम लोग प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोडक्ट का एग्जांपल लिखेंगे तो क्या है, वाटर यहां पे प्रोडक्ट बन रहा है, तो वाटर फॉर्म्ड इन द अबव रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो ऊपर वाले रिएक्शन में जो वाटर का फॉर्मेशन हुआ इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। तो एक बार मैं रिकैप कर दूं फिर से, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विथ न्यू केमिकल कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन करता है तो वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट का काम करेगा और जो वाटर का फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग प्रोडक्ट कहेंगे। तो यहाँ पे दो डेफिनेशन आपके सामने आया, सबसे पहले रिएक्टेंट और दूसरा प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या होता है? द सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। और एक ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के दौरान बने, प्रोड्यूस हो, उसी को हम लोग प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्टेंट हुआ एंड वाटर आपका प्रोडक्ट हुआ। तो ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस जो है वो हमारे आसपास चल रहे हैं, जिसको हम लोग इस चैप्टर में लेटर ऑन बहुत सारे रिएक्शंस को डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, फिलहाल आप लोग सब कोई वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट डाउन करिए। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अब वो हम लोग डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है। बट उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कशन कर ले हम लोग, वो है हमारा व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, सो हेडिंग डालेंगे सब कोई अपने कॉपी में, फैक्टर्स affecting the rate of chemical reaction। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो वो रिएक्शन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर है जिसपे रिएक्शन का रेट बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। जनरली टेम्परेचर इंक्रीज करने से आप किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ा सकते हैं और जब टेम्परेचर घटता है तो रिएक्शन का रेट जो है वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है ऐसा समझने में कि अगर रिएक्शन के रेट को आपको बढ़ाना है तो टेम्परेचर को इंक्रीज करना होगा। जो आप लोग लैब में भी बहुत सारे रिएक्शंस को परफॉर्म करके देखते होंगे कि जब भी अगर किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ाना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करना होगा। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है तो रिएक्शन का रेट भी कम हो जाता है। जो सेकंड फैक्टर है आपका वो है प्रेशर। If pressure increases, the rate of reaction increases. If pressure decreases, the rate of reaction decreases. जैसे सबको इसका बहुत ही मैं सिंपल एग्जांपल आप लोगों को देता हूं। सबके घर में प्रेशर कुकर में जो आलू है वो जरूर हम लोग बॉईल करते हैं। अब आप क्या करिए, एक कंटेनर ले लीजिए जिसमें ओपन कंटेनर होना चाहिए, उसमें पानी डाल के आलू को बॉईल करिए और आप प्रेशर कुकर में आलू को बॉईल करिए। आप देखेंगे कि जो ओपन कंटेनर में आप आलू को बॉईल करने का कोशिश कर रहे हैं उसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप आलू को प्रेशर कुकर में बॉईल करेंगे तो वो बहुत जल्दी बॉईल हो जाएगा। रीजन क्या है कि प्रेशर कुकर में प्रेशर इंक्रीज हो जाता है जिसके कारण रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाता है और आपका आलू बहुत जल्दी बॉईल हो जाता है। तो दूसरा फैक्टर है आपका प्रेशर। तीसरा है आपका फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ,
फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट का मतलब हुआ कि जब तक रिएक्टेंट अपने प्रॉपर फिजिकल स्टेट में नहीं होगा, रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। आप लोग अपने केमिस्ट्री लैब में जनरली विजिट करते होंगे और देखते होंगे आप लोग कि वहां पे जो शेल्फ बना हुआ रहता है उसमें जितने भी रिएजेंट बॉटल्स होते हैं उसमें केमिकल्स जनरली किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। आप लोग 9th क्लास में भी ये एक्सपेरिमेंट किए होंगे या लोअर क्लासेस में इस एक्सपेरिमेंट को बुक में पढ़ा भी जाता है। What happens when an iron nail is dipped in copper sulfate solution? ये जनरली हमारा एक्सपेरिमेंट होता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब में 5 ml वाटर लेके उसमें थोड़ा सा कॉपर सल्फेट डाल के उसका सोल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं। तो जनरली कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन का कलर क्या होता है? ब्लू कलर का। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग उसमें एक छोटा सा आयरन नेल को डिप कर देंगे और उसको 15 to 20 मिनट्स के लिए हम लोग टेस्ट ट्यूब स्टैंड पे रख देंगे। 20 मिनट्स के बाद जब आप उस टेस्ट ट्यूब को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का वो चेंज होके लाइट ग्रीन कलर में चेंज हो गया और आयरन नेल के ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस डिपॉजिट हो गया। वो क्या है आपका? कॉपर। तो इस रिएक्शन को अगर हम एक्सप्रेस करेंगे इक्वेशन के फॉर्म में तो रिएक्शन आता है आपका Fe plus CuSO4 gives FeSO4 plus Cu। ठीक है, अब ये जो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट वाली बात है इसको हम इसमें कैसे कंपेयर करेंगे? कॉपर सल्फेट जो मैंने इस रिएक्शन में लिया वो था आपका एक्वस फॉर्म में, मतलब वाटर में डाल के हम लोगों ने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन प्रिपेयर किया। बट अगर आप अपने टेस्ट ट्यूब में सॉलिड कॉपर सल्फेट ले लेते हैं और उसमें आयरन नेल डालेंगे तो क्या ये रिएक्शन होगा? इतनी आसानी से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट अपने प्रॉपर फिजिकल स्टेट में नहीं है। इसीलिए अगर आपको केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करना है तो हम लोगों को जो रिएक्टेंट है वो प्रॉपर फिजिकल स्टेट में लेना रहता है। तो जनरली जो आप लैब्स में देखते होंगे तो ज्यादातर जो आपके रिएक्टेंट्स हैं वो एक्वस फॉर्म में ही रहता है। फोर्थ जो आपका फैक्टर है वो है आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब अगर रिएक्टेंट आप सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं लेंगे तो प्रोडक्ट भी आपको सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं मिलेगा। जैसे केमिकल रिएक्शन में आप लोगों को जब पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने एक रिएक्शन का जिक्र किया कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर का फॉर्मेशन करता है। आप हाइड्रोजन एक्सेस क्वांटिटी में ले लीजिए लेकिन ऑक्सीजन का क्वांटिटी लिमिटेड कर दीजिए तो जो वाटर का फॉर्मेशन होगा वो भी कैसा होगा? आपका लिमिटेड क्वांटिटी में होगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन लार्ज अमाउंट में होना चाहिए, तभी जो है आपको प्रोडक्ट भी लार्ज अमाउंट में मिलेगा। एंड लास्ट द फैक्टर इज कैटलिस्ट। इसको थोड़ा समझना होगा। पहले मैं इसका डेफिनेशन आप लोगों के सामने लिख देता हूं। कैटलिस्ट क्या होता है? द सब्सटेंस विच enhances the rate of chemical reaction without itself being used up is called catalyst। तो क्या होता है कैटलिस्ट? डेफिनेशन बहुत इजी है। एक ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन के रेट को एनहांस कर दे, मतलब जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे, लेकिन रिएक्शन में वो यूज नहीं होगा, इसी सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं कैटलिस्ट। द सब्सटेंस विच एनहांसेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ बीइंग यूज्ड अप इज कॉल्ड कैटलिस्ट। मतलब कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसा होता है कि आप कितना भी कोशिश करें वो रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा जब तक आप उसको कैटलिस्ट वहां पे सप्लाई नहीं करते। एक एग्जांपल से हम समझेंगे। पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला होता है KClO3। इस पोटेशियम क्लोरेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो ये चेंज हो जाता है पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस में। इस रिएक्शन को पहले बैलेंस कर लें हम लोग, ठीक है। तो पोटेशियम, आप एक टेस्ट ट्यूब में पोटेशियम क्लोरेट ले लीजिए
और उस पोटेशियम क्लोरेट को आप हीट करिए, तो पोटेशियम क्लोरेट को हीट करने पे वो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व करता है। पोटेशियम क्लोरेट को आप हीट करते रहिए, आपका रिएक्शन स्टार्ट होगा ही नहीं। जब तक आप यहां पे MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट यूज नहीं करेंगे तब तक ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। तो इस रिएक्शन में MnO2 क्या हो गया, आपका कैटलिस्ट का काम किया। इसके अलावा एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं कि जनरली हम लोग डालडा वगैरह का यूज बहुत ज्यादा करते हैं, स्पेशली स्वीट्स वगैरह बनाने के लिए हम लोग डालडा का इस्तेमाल करते हैं। डालडा को क्या कहा जाता है, वनस्पति घी, जिसको वेजिटेबल घी भी बोलते हैं लोग। कैसे प्रिपेयर होता है, वेजिटेबल ऑयल में जब हम लोग हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है वेजिटेबल घी में। इसी वेजिटेबल घी को वनस्पति घी भी कहते हैं, जिसको आम भाषा में हम लोग डालडा भी कहते हैं। डालडा एक ब्रांड है, ठीक है। तो वेजिटेबल ऑयल प्लस हाइड्रोजन गिव्स वेजिटेबल घी। ये रिएक्शन तब तक नहीं होगा जब तक हम लोग यहां पे निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये रिएक्शन नहीं होगा। इस रिएक्शन के बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 4 में और डिटेल में डिस्कशन करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। तो फिलहाल आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको कॉपी कर लीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक स्टे सेफ, थैंक यू।